डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बाल विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन शुरू हो रहा है। छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण है, क्या है? उत्तरदायित्व की भावना। प्रारंभ में ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने से क्या लाभ होता है? तो बाल साहित्य पढ़ने से छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होता है, जैसे मोरल कहानियाँ वगैरह अगर वो पढ़ते हैं तो इससे उनमें एक अच्छी आदतों का विकास होता है। सामाजिक परिवर्तन कैसे संभव है? तो सामाजिक परिवर्तन कैसे संभव है? शिक्षा द्वारा। छोटे बच्चों को एक साथ बैठकर कहानियाँ सुनाने से उनमें मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे तो उनमें मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या होता है? तो भाषा सीखने का हमारा प्रभावी उपाय होता है वार्तालाप। ठीक है। शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो एजुकेशन हमारे जो है धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, तीनों पक्षों को प्रभावित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्रों से पुनरावृत्ति कराएंगे। तो जब हम बोलेंगे और छात्र उसको रिपीट करेंगे तो उनका भी उच्चारण सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है बच्चों की शिक्षा? तो घर से शुरू होती है। बच्चों की शिक्षा घर से शुरू होती है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो कक्षा के जो वातावरण की जिम्मेदारी होती है वो होती है कक्षा शिक्षक की। क्लियर? तो कक्षा शिक्षक जो है कक्षा के वातावरण को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। तो शिक्षण का यह सूत्र किस सूत्र पर आधारित होता है? ये होता है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर। नेक्स्ट है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है, तो ये कैसी शिक्षा है? हमारी बाल केंद्रित। ठीक है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? तो जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो हमारे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरी भाषा सीखते समय बालक क्या अनुभव करता है? तो मातृभाषा से दूरी अनुभव करता है। जब हम कोई अदर लैंग्वेज अपनी मदर टंग के अलावा सीखते हैं तो हमको जो है एक अलगाव महसूस होता है अपनी मातृभाषा से। नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको सबसे पहले कैसे प्रारंभ करना चाहिए? अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, यानी सबसे पहले वर्ड, वॉवेल, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। नेक्स्ट है, कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आपको उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे उसके लिए? उस छात्र से बात करके सबसे पहले पता लगाएंगे कि गणित में उसकी दिक्कतें क्या हैं और उसे दूर करेंगे। क्लियर? तो उस छात्र से हम पता करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है।
पहले निदानात्मक परीक्षण करेंगे, फिर उपचारात्मक करेंगे, उसका कमियों को पता करके फिर उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो आसानी से समझ में आए, सटीक हों और ज़्यादा लंबे ना हों। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत में पूछने चाहिए जिससे बच्चे जो है इजीली उनका जवाब दे सकें, जो उनके माइंडसेट के हिसाब से हों। नेक्स्ट है, कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है, कक्षा में आने पर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप मॉनिटर को अलग से समझाएंगे, किसी छात्र को पीटने का उसका कोई अधिकार नहीं है। ओके, यानी वो उसको समझा सकता है बट पीटने का छात्र को उसको कोई अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि कक्षा की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया, आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करने देंगे, बाद में उससे इसके कारण पूछेंगे। ओके, जब वो उठ जाएगा तब उससे कारण पूछेंगे, उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, फिजिकल रीज़न भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम के कारण वो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में आप हंसने वाले छात्रों को रोकेंगे। ओके, और उन्हें बताएंगे कि कभी कभी सभी से गलतियां हो जाती हैं। ओके, हम सभी जो है मिस्टेक करते हैं, ये बातें हमको छात्रों को बताना होगा, क्योंकि गलतियां हमारे शिक्षण का एक अंग होती हैं, शिक्षा का। ओके, जब हम कुछ सीखेंगे तो गलतियां होंगी। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं और कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से थोड़ा मुश्किल हों। ओके, जो उनके लेवल से थोड़ा हाई लेवल के हों। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका मानसिक स्तर अन्य बच्चों से अच्छा होता है, तो उन्हें हम उनके यानी माइंडसेट के हिसाब से उनको विशेष कार्य देंगे जिससे कि वो चैलेंजेबल कार्य कर सकें। नेक्स्ट है, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो बालक के प्रयास की हम क्या करेंगे? सराहना करेंगे, कम से कम उसने कोशिश तो की। नेक्स्ट है, एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहेंगे हम? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो ऐसे कार्य जिनका एक कार्य के जो हमने पहले सीखा हुआ है उसका दूसरे कार्य को जब हम करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसको हम शून्य कहते हैं। जब हमारा कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो हम इसको बोलते हैं धनात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और जब नेक्स्ट कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ओके, नेक्स्ट है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित होगा? तो तो क्या करेंगे हम? कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद से अलग से पढ़ाएंगे, यानी उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। ओके,
जो वीक स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था कराएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ है क्या है? छात्रों के साथ शिक्षक के संबंध है। ओके, तो अगर हम किसी स्टूडेंट का नाम ही नहीं जानते तो हमारे जो उसके बीच रिलेशनशिप होंगे वो उतने बेटर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्रों की हाजिरी लेते हैं। तो ये तरीका कैसा होगा हमारा? ये तरीका अच्छा नहीं है। इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। ओके, जब शिक्षक जो है उनका नाम लेकर जो है नाम लेकर बोलता है अटेंडेंस, तो उन दोनों के बीच एक अच्छा अट्रैक्शन हो पाता है। नेक्स्ट, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो इससे छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। तो जब वो पूरे टाइम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम कर रहे होंगे तो उन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अदर चीज़ों के प्रति। ठीक है, और उनकी जो पढ़ने के प्रति रुचि है वो हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। कब रहती है? जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, और छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो शिक्षक को पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो। ठीक है, तीन में से कुछ रीज़न हो सकते हैं, या फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हों आपके कक्षा में, ठीक है, या फिर उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं छात्रों की स्पेशल नीड्स हैं, जैसे किसी को कम दिखाई देता है, वो स्टूडेंट को आप पीछे बैठा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान नहीं देते, या फिर जो टीचर है तो उसके जो पढ़ाने का ढंग है, तरीका है, वो बच्चों के लेवल का नहीं है, तो भी अनुशासन भंग होगा, यानी बच्चे उस तरफ ध्यान तो देंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, डंडे के भय से क्या हो सकता है हमारा? व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना ज़रूरी नहीं है। यानी बच्चे डरेंगे लेकिन वो रिस्पेक्ट और जो अनुशासन होना चाहिए बच्चों के अंदर वो नहीं होगा। जब तक आप उन्हें डराएंगे तब तक ही वो अनुशासन में रहेंगे, शांत बैठेंगे। फिर उसके बाद इसलिए स्वानुशासन की भावना आपको बच्चों के अंदर जागृत करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है। कब रहता है? जब आप शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। ओके, जब बच्चों के अकॉर्डिंग, जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप शिक्षण सामग्री का यूज करेंगे, तभी हमारा जो है कक्षा में बेहतर अनुशासन रहेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा। ओके, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें क्या किया जा सकता है? उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो जब किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उनमें अपने आप स्व अनुशासन की भावना, जैसे किसी को अगर आप मॉनिटर बना देते हैं तो वो खुद एक अनुशासन में आ जाता है अपने आप। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या क्या करना सर्वोत्तम रहेगा? तो इसके लिए क्या करना उत्तम रहेगा? अध्यापक को छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपना दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। जो शिक्षक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए? अध्यापक जो है छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट है, अनुशासन की समस्या का समाधान करने के लिए एक सुझाव
यह भी अच्छा है। तो अनुशासन में रखने के लिए छात्रों को क्या देना चाहिए? छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट को नैतिक शिक्षा पे उतना जोर नहीं दिया जाता, जिससे कि स्टूडेंट के अंदर वो मोरल एजुकेशन नहीं उत्पन्न हो पाती। ओके। शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद क्या करें? शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट टीचर आए तो वो बच्चों को आसानी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? तो जब हम रटते हैं तो जो हमारे मौलिक चिंतन होते हैं वो हम व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो हमारे खुद के विचार और स्विचार होते हैं तो उनका कोई एजुकेशन में स्पेस नहीं होता। जो हमने देखा उसी को रट लिया, उसी को हमने रिपीट कर दिया एग्ज़ाम में टीचर्स के सामने, तो हमारे मौलिक चिंतन विकसित नहीं हो पाते। मौलिक चिंतन विकसित करने के लिए हमको मुक्त प्रकार के प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो अध्यापक के घर में किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक वह छात्र क्या ना हो, इसके लिए इच्छुक ना हो। तो जब तक स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार ना हो अंदर से, ठीक है, तब तक वो एजुकेशन जो है उसके लिए कोई सफल नहीं होगी। नेक्स्ट है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने के लिए क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। जो संकोची टाइप के बच्चे होते हैं, शर्मीले होते हैं, जो स्टूडेंट कक्षा में कुछ भी नहीं बोलते या फिर बोलने से झिझकते हैं, तो उनके अंदर धीरे धीरे उनकी जो मौलिक विचार हैं उनका दमन होता जाएगा। इसके लिए उनको कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट जो उनके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो तो उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होता है? छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। जब हम स्टूडेंट को बहुत अधिक दंड या कठोर सज़ा देने लगते हैं तो स्टूडेंट अवॉइड करना लगता है कि हमको स्कूल जाना ही नहीं है, ठीक है, या फिर पढ़ने के प्रति अरुचि पैदा होती है। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। उनको कठोर सज़ा या अधिक दंड नहीं देना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए और अध्यापक अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिसे हम पीटीएम बोलते हैं, ओके, तो पीटीएम का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि छात्रों की जो स्टूडेंट की समस्याएं हैं उनको अभिभावक के साथ डिस्कस करें और उनका जो है सॉल्यूशन निकालें। ओके। नेक्स्ट है, शिक्षकों द्वारा अभिभावक के पास छात्रों का मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होगा? शिक्षक और अभिभावकों के मध्य संबंध बना रहता है। ओके। तो जब जो मासिक रिपोर्ट उनकी होती है, जब हम अभिभावक को भेजते हैं तो अभिभावकों को भी अपने बच्चों के बारे में पूरा ब्यौरा मिल पाता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने कितनी उन्नति की, तो ये सब डिटेल्स उनको मिल पाती है। इससे जो टीचरों के ऊपर ट्रस्ट है वो एक संबंध अच्छे बने रहते हैं शिक्षक और अभिभावक के बीच। ओके। नेक्स्ट है, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं? तो
ये तो हम पहले ही जानते हैं कि जो सभी स्टूडेंट होते हैं उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ओके, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग हो सकती है, अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको उनको होमवर्क HW देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, गृह कार्य तभी उपयोगी होता है। गृह कार्य हमारा जो है कब उपयोगी होता है, जब छात्रों की योग्यता के अनुरूप दिया जाए। ओके, जो उनकी क्षमताएं हैं उसी के अनुरूप हमको गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो, तो क्या होगा, जब वो उनके बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना होगा तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में और शोर करेंगे, यानी उन पढ़ाई में तो दिमाग उनका लग नहीं रहा, तो अदर प्रकार की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते। ओके, और अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करें, क्योंकि छात्रों के अंदर क्या होता है कि वो दूसरे को अनुकरण करके चीज़ें सीखते हैं, तो जब वो अपने शिक्षक को जैसा करते देखेंगे तो छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे। अगर शिक्षक हमारा चरित्रवान होगा तो छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करेंगे, शिक्षण की नई नई विधियों को सीखेंगे। ओके, जो आप शिक्षण कराएंगे तो उसकी नई नई टेक्निक्स को जानेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय क्या है, तो आर होता है हमारा रीडिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है, वृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है, तो कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र, तो वृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा। ओके, यानी ज़्यादा, यानी कक्षा में जितने स्टूडेंट, जैसे उसकी कैपेसिटी है 30, बैठा दीजिए 50। ओके, तो कक्षा में जितने स्टूडेंट की कैपेसिटी है उससे अधिक छात्र, यानी भीड़ वाली क्लास जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की क्लास को हम बृहद कक्षा शिक्षण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है, तो विद्यालय में मेन रोल तो हमारे विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है हमारे अध्यापक का। ओके, नेक्स्ट है, विद्यालय का आधार स्तंभ होता है, तो विद्यालय का आधार स्तंभ होता है छात्र, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है हमारा, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। ठीक है, तो तत्परता का नियम क्या है कि जिसके लिए बच्चा तत्पर होगा तो उस कार्य को अच्छे से सीखेगा, और जिसके लिए तत्पर नहीं है तो वह कार्य वो अच्छे तरीके से नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है हमारा, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो क्या होता है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, तो जो लर्निंग है हमारी, ये एक पूरे संसार की क्रिया, सभी प्राणी जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो अधिगम की सबसे अच्छी विधि है हमारी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब हमारी आगमन विधि। ओके, नेक्स्ट है, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं, तो आजकल हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी एजुकेशन है, बाल केंद्रित है। ठीक है, तो हमें अपने स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, एक मित्र जैसा बिहेव करना चाहिए, जिससे कि वो हमें अपनी पूरी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकें। ओके, नेक्स्ट है,
प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो, कौन सा शिक्षक अच्छा माना जाता है? जो अपने सब्जेक्ट में अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी है, गणित में अच्छे अंक नहीं ला रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न हो सकता है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। जब वो अदर सब्जेक्ट में अच्छी है और गणित में उसकी उपलब्धि अच्छी नहीं है, तो इसका क्या रीज़न? इसका यही रीज़न हो सकता है कि गणित जो उसको पढ़ाई जा रही है वो उसके माइंडसेट के हिसाब से नहीं पढ़ाई जा रही। उसके नेक्स्ट है, सबसे अच्छा अधिगम क्या है? जो छात्र स्वयं प्राप्त कर सकें, यानी छात्र अपने से करके सीखते हैं। ठीक है, करके सीखना सबसे बेहतर अधिगम होता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्राही बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि बीच बीच में अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे तो उससे जो है बच्चे कुछ सीखेंगे भी विद इंटरेस्ट, और उनके लिए वो अच्छे से उस चीज़ को ग्रहण कर सकेंगे और हमारी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा प्रभावशाली बन सकेगी। नेक्स्ट है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? तो इस किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने ज्ञान पर। जब हमको किसी चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज होगा तो हम उसको स्टूडेंट तक पहुंचा सकेंगे। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षण का पहला चरण क्या होता है? तो शिक्षण का पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना। ठीक है, स्टूडेंट को हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनके व्यक्तिगत चीज़ों को ध्यान में रख के हम पहले योजना बनाएंगे, फिर उनको उनके हिसाब से पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, क्या जान सकते हैं? कि विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा। जो हम जिस चीज़ के लिए उनको, जिस लक्ष्य के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, तो उस दिशा में उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है, जब एक छात्र विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत क्या उपाय करना चाहिए? मान लीजिए आप किसी तरह पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट अरुचि प्रस्तुत कर रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे? उसके वास्तविक कारण की खोज करेंगे, बच्चा किस लिए नहीं पढ़ रहा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।